बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट जो भी खेल खेलती है कमाल का खेल खेलती है। यानी उनको अदाकार भी ऐसे मिलते हैं जो स्टेज पर आकर भरपूर अदाकारी करते हैं, ऐसी अदाकारी के जैसे उनको कभी कुछ हुआ ही ना हो या फिर ऐसा कोई मसला ही ना हो, लेकिन हकीकतें कुछ बरक्स होती हैं। जी नाज़रीन, आप सही समझ रहे हैं, मैं फरूख हबीब की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी आपको पता है कि पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है और जिस तरह लोग उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे फरूख हबीब के जो ड्रामेबाजियां हैं उन पर भी, और कराची जल्जले से लरज उठा, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और फरूख हबीब के जो भाई की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट से में पिटीशन दाखिल की गई थी, और फरूख हबीब की जोजा ने जो कुछ किया, और फिर फरूख हबीब जो कुछ कहते रहे, या फरूख हबीब के वकील जो आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, उनका क्या कहना है। फरूख हबीब पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं, और 9 मई के बाद 11 मई से सितंबर तक यानी लापता होने तक फरूख हबीब ने किस तरह की ट्वीट्स किए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में हम हाजिर करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तिमास है कि मेरे प्रोग्राम को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आपसे ये भी इल्तिमास है कि मेरे चैनल को के जो लिंक है उसको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट्स अचीव कर सकूं, और उसमें आपकी मुझे मदद दरकार है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करते हैं कि पहले हम बात करते हैं ज़ल्ज़ले की। तो जो है वो यानी गुज़िश्ता शब कराची में ज़ल्ज़ला आया, और ज़ल्ज़ले की जो नौयत थी वो किस तरह की थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जी जो ज़ल्ज़ला आया था यहाँ पे, वो उसका बता रहे हैं कि जो 16/10/2020 को रात को 11:20 पर, और उसकी जो डेप्थ थी वो 15 किलोमीटर थी, और उसका जो लेटीट्यूड था वो 24.85 नॉर्थ था, और वो जो लॉन्ग जो था यानी उसकी जो लंबाई थी ज़ल्ज़ले की वो 67.21 ई थी। और जो उसका जो मरकज़ था ज़ल्ज़ले का वो कैदाबाद कराची, नियर कैदाबाद कराची बताया जाता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं पिछले मुसलसल इस हवाले से 2 विला कर चुका हूँ, और यूं समझ लें कि ये जो कुछ हो रहा है ये उसकी इब्तदा है, जो मैंने आपको बताया था कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो बहरहाल मैं इस वक्त ज़ल्ज़ले के हवाले से इतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था। नाज़रीन, हम बात करते हैं फरूख हबीब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से। पीटीआई के खिलाफ 9 मई के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ यानी ऑपरेशन क्लीन अप, तो उसमें 358 अहम रहनुमा पीटीआई को अलविदा कह चुके। कुछ रोते हुए गए, कुछ सिसकते हुए गए, कुछ जो है वो उदास होके गए, और कुछ जो है वो अंदर ही अंदर में मातम करते हुए गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की, यानी कुछ ऐसे भी थे कि जिनको टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम्स करवाए गए और प्रोग्राम्स मैनेज करवाए गए। ठीक है, अब ये देख लें, सदाकत अब्बासी है। सदाकत अब्बासी जब चैनल पे आया तो उस वक्त उसकी कंडीशन किस तरह थी, और इंटरव्यू से पहले सदाकत अब्बासी का चेहरा शक्ल किस तरह है, यानी आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस दोस्त के घर था वहां पर इनकी खूब खातिरदारी हुई है। और इसी तरह जो है वो उस्मान डार की भी हुई। लेकिन फरूख हबीब जो है वो कमाल के अदाकार निकले, बहुत बेहतरीन अदाकार निकले। बहरहाल जो है वो एक टीवी प्रोग्राम है न्यू टीवी पर, और वो बतीउल्लाह जान साहब करते हैं। उसमें उन्होंने एक जो है वो एक बनाया है कि फरूख हबीब पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं। तो जरा वो मुलाहिजा फरमा लें, फिर हम आगे चलते हैं। निकले, इमरान खान के साथ खड़े हो, हम आपके यहाँ पर मुंतज़िर हैं ज़मान पार्क के। ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है। बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। आप इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आप इमरान खान की पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि आप इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। 9 मई का जो वाकया है
اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی. آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھیں جن کا ہمیں نہیں پتا تھا. آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی ضمیروں کی منڈیاں لگ رہی ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی منڈیاں لگ رہی ہیں. نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے. آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا. پاکستان کے اندر رجیم چینج کی کوشش کی گئی, پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی گئی. جب آپ کی سربراہی میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہو, سائفر اس میں زیر بحث ہے, لیکن اس کا مشترکہ اعلامیہ یہ جاری ہوتا ہے یہ کانسپیرسی نہیں ہے, یہ سازش نہیں ہے. حلیم خان, ان کا بھی ضمیر جاگ گیا. یتیموں کے, مسکینوں کے, عام لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر فراڈ کرنے, اس کو ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے تھے. وزیر پنجاب عثمان بزدار کا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے. وہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے اوپر کام کر رہے ہیں. خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جو کہ ایک باپردہ خاتون ہیں, غیر سیاسی ہیں, ان کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. حلیم خان تو بہت اچھے ہیں. حلیم خان کے پاس تو بڑا لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے, بڑا اچھا ویژن بھی ہے. 2018 میں جو ہے وہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو حلیم خان برے ہو گئے, جہانگیر ترین جو ہے وہ برے ہو گئے. قانون کے مطابق عمران خان نے قیمت ادا کر کے تحائف حاصل کیے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہوئی ہیں. ناظرین, اب آپ کو خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اپنا فاروق حبیب کی قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے, کل اور آج میں کتنا تضاد ہے, اور جو عدالت میں بتایا گیا کہ ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں, ان کے حوالے سے جو ان کے لائر ہیں, ان کے جو وکیل ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا ملاحظہ فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح جب میں لاہور ہائی کورٹ میں فاروق حبیب کے کیس میں پیش ہوا جسٹس شکیل احمد کی عدالت میں, آئی جی پنجاب نے رپورٹ جمع کرانی تھی. جو رپورٹ سبمٹ ہوئی اس میں بتایا گیا کہ 13 مقدمات ٹوٹل ہے پنجاب میں. ایک میں بیل آؤٹ ہے اور کچھ میں انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے اور کچھ میں یہ اشتہاری قرار دیے گئے ہیں, اور ہم نے اس کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا. لیکن آج جب فاروق حبیب پیش ہوئے ہیں اور استحکام پارٹی میں جوائن کی ہے, پریس کانفرنس کی ہے, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس صبح ان کو استحکام, آج سب سے پہلے تو ان کو استحکام پارٹی کے دفتر پہ کرنا چاہیے تھا اٹیک, اور ایک مطلوب اشتہاری کو پہلے گرفتار کرتے. اور جتنا 9 مئی کا جس طرح سانحہ ہوا ہے, اور ماشاءاللہ پورے ملک میں جس طرح اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اس سانحہ کو, تو اس اشتہاری کو اب پکڑ کے قانون کے مطابق کارروائی کریں. ناظرین, اب آپ کو خوب اندازہ اس سے بھی ہو گیا ہوگا کہ فاروق حبیب کہاں تھے, کس کے پاس تھے, اور کن کی مہمان نوازی میں تھے, کون ان کی مہمان نوازی کر رہا تھا. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, اگر فاروق حبیب کسی دوست کے پاس تھا تو یقیناً اپنے اہل خانہ سے رابطے میں ہوگا. اگر رابطے میں تھا تو پھر فاروق حبیب کے بھائی نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کیوں کی؟ اگر فاروق حبیب اپنے اہل خانہ سے رابطے میں تھا تو پھر فاروق حبیب کی اہلیہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ایک خط کیوں لکھا کہ فاروق حبیب کو بازیاب کروایا جائے؟ آج فاروق حبیب 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. سچ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. یہ 11 مئی کا ایک ٹویٹ ہے. 11 مئی اور 17 مئی کے 2 ٹویٹ ہیں, ذرا دیکھ لیں. 11 مئی کے ٹویٹ میں فاروق حبیب کہتے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی کو عدالت سے اغوا کیا گیا. اس وقت تمام مقدمات میں ضمانت پر تھے, گرفتاری کا کوئی جواز نہیں. تمام امیدیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں جو شہریوں کے قانونی حقوق کا تحفظ کرے گی. جی ناظرین, تحفظ کیا, عمر عطا بندیال نے تحفظ کیا, گڈ ٹو سی یو کہہ کر تحفظ کیا. ریمانڈ کے دوران انہیں رہا کروا کے تحفظ دیا. انہیں بلٹ پروف مرسیڈیز میں ایک ملزم کو جو ریمانڈ پر تھا اس کو منگوا کر اور پھر رات کو ریسٹ ہاؤس میں سرکار کی مہمان نوازی میں دے دیا گیا, جہاں ایوان صدر سے صدر بھی آئے, کھانے بھی آئے, ان کے اہل خانہ بھی ملے. مطلب ایک عیاشی. بہرحال 17 مئی کا جو ٹویٹ ہے اس میں فاروق حبیب کہتے ہیں کہ 9 مئی کو عمران خان کو غیر قانونی رینجرز نے ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا. 24 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں. حیرت کی بات ہے 24 کہاں ہیں آج تک پتہ نہیں چلا, اور ان 24 کے خاندان کی مالی معاونت کے لیے
ओवरसीज पाकिस्तानी से जो है पता नहीं कितने अरब रुपए, 4 अरब रुपए का मामला है, वो भी लिए गए, वो भी पता नहीं कहाँ गए। बहरहाल जी 24 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए और 700 से ज्यादा जख्मी हुए, जिन पर सीधी गोलियां चलाई गई हैं। क्या इनकी जानों की कदर और कीमत नहीं है? क्या वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है? किसी ने ये देखने की कोशिश की है कि जिन माओं के बच्चे गायब हुए, ज़ाहिर थोड़ा सा और भी था, लेकिन वो मुझसे नहीं हो सका। तो बहरहाल जी ये मामला है। और इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है। उसमें उन्होंने कहा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरूख फरीद बलोच की जानिब से इमरान खान की जमानत कंफर्मेशन का फैसला पढ़ने के लायक है। प्रोसिक्यूशन इमरान खान पर इल्जामात साबित करने में नाकाम हुई। जज साहब लिखते हैं कि जब 9 मई के वाक़यात हुए तो इमरान खान गिरफ्तार थे। ये मतलब निकालना मज़हका खेज होगा कि इमरान खान ने अपने आप को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी गिरफ्तारी करने की चाल चली ताकि वो इंतशार, जलाओ, घिराव और तशद्दुद के खुफिया मनसूबाबंदी पर अमल कर सके। एक शख्स जो हिरासत में है वो कैसे ये कर सकता है? इमरान खान को इन मुकदमात में मुलविस करना पुलिस और प्रोसिक्यूशन की बदनीयती है। लिहाजा जमानत खारिज करवा कर पुलिस को कोई मकसद हासिल नहीं होगा कि सवाए बेजा जलील होने के वन मोरल मैन इज इन आर्मी। ठीक है जी, ये इनका कारनामा है जी। ये मजीद इनका एक ट्वीट है जो मई 20 को है कि 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में ऐसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं कि आइंदा लोग अपने हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ बाहर न निकल सकें, लेकिन अवाम खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। ठीक है जी, वो उन्होंने 2 तस्वीरें भी नीचे दी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये इमरान खान की तस्वीर भी उन्होंने लगाई है, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है। और ये उन्होंने किया 28 सितंबर को, ये तारीख याद रखिएगा, 28 सितंबर को। अब उन्होंने कहा कि पूरी कौम को इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद पर फख्र है। अगर आप सियासत के लिए जेल में हों तो ये अजाब है। हकीकी आज़ादी के लिए जेल में कैद रहना ऐन इबादत है, और मैं जेल में गुजरे हर लम्हे को इबादत समझकर गुजार रहा हूँ। इमरान खान का जेल से पैगाम। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है वो उन्होंने एक और ट्वीट किया है। हाँ, इसके बाद जी उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के ये भी 26 सितंबर को, 28 से पहले 26 सितंबर को किया है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर है और पीटीआई अवाम के मकबूल तरीन पार्टी है। इनको इंतखाबात से कोई साख या हैसियत नहीं, इनके अलावा कोई साख या हैसियत नहीं होगी। जिन इंतखाबात में ज़बरदस्ती इमरान खान और पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जाएगा, अवाम ऐसे बोगस इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा होगा। इस तरह का ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन मैंने इतना मुख्तसरी किया है और मैंने मुख्तसरी किए हैं। ठीक है जी। और जो है वो मज़ीद उन्होंने कहा है ये 27 सितंबर को कि इमरान खान को गुज़िश्ता रोज़ अटक से अडियाला शिफ्ट किया गया तो लोगों को रूट का मालूम नहीं था। इसके बावजूद अवाम ने फूल निछावर किए। इमरान खान को जिस्मानी तौर तो कैद कर लिया गया, लेकिन हकीकी आज़ादी की सोच को कैद नहीं किया जा सकता। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। ठीक है जी। अब ये तो है इनका ये ट्वीट। मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि जिस तरह आपने इनके सुने, इनका अपना स्टेटमेंट, इनके वकील का स्टेटमेंट, मतलब इनका वकील तो मुतालबा कर रहा है कि जी आपने आईपीपी के दफ्तर पे एक वांटेड, एक इश्तिहारी, एक एब्सकॉन्डर जो है वो वहां पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और पुलिस जो है वो वहां पर जाकर उनको गिरफ्तार करने की बजाय करते रहे। और इसके अलावा पेमरा की तरफ से ये पाबंदी आयद की गई थी कि जी एब्सकॉन्डर्स में से, यानी ये भी एब्सकॉन्डर थे फरूख हबीब,
ان समेत जितने भी एब्सकॉन्डर्स हैं उनकी कोई भी चीज़ मीडिया पर नहीं चलेगी, लेकिन आज जब वो इस्टेब्लिशमेंट की लॉन्ड्री से धुल कर आए तो साफ सुथरे होकर आए, तो उनको जी आज बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ आईपीपी के दफ्तर में बिठाकर पूरी दुनिया के सामने ले आए। ये इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है। बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस तरह वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं है कि अली मोहम्मद खान जो है वो भी इस वक्त तमाम तर माफियों तलाफियों के बावजूद उनको एक नेब का नोटिस मौसूल हुआ है, और उनका कहना है कि जी पहला नोटिस जब मुझे मिला था तो मैं जेल में था, दूसरा नोटिस मुझे अभी मिला है, तो हम कानून की पासदारी करने वाले हैं और मैं यकीनन नेब के सामने पेश हूँगा। और देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह होता है। लेकिन फरूख हबीब जैसे जो किरदार हैं, क्या कहूँ मैं, वाकई में इमरान शफकत साहब ने सही कहा कि ये दिलीप कुमार से भी बहुत बड़े अदाकार हैं। पर मैं तो कहूँगा कि ये क्या नाम था उसका, जो सबसे कॉमेडियन था ब्लैक एंड वाइट में जो बात नहीं करता था, चार्ली चैपलन से भी ये बड़ा अदाकार है। ठीक है, दिलीप कुमार तो ठीक है, लेकिन चार्ली चैपलन से भी ये बड़ा अदाकार है और बड़ी अदाकारी आज उन्होंने की है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।